तो चलिए बच्चों, देखो हम लोगों का लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक बार शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को एक चैप्टर चालू किया था, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस, और मैंने उसमें आपको ये बात बताई थी कि बिजनेस वर्ड से बना है बिजी से, बिजीनेस, है ना। फिर मैंने आपको ये बात बताई, अगर बिजी रहना ही बिजनेस है तो एक स्टूडेंट जो फेसबुक पे अपना टाइम गुजारता रहता है, इंस्टाग्राम पे गुजारता रहता है, या यूट्यूब पे अपना शॉर्ट्स देखने में टाइम गुजारता है, क्या वो भी बिजनेस कर रहा है? तो आंसर है नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके काम करने के पीछे उसका अर्निंग कुछ भी नहीं हो रही। तो यानी बिजनेस में बिजीनेस तो जरूरी है, साथ में अर्निंग भी जरूरी है। यानी बिजनेस में कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पूरे होने चाहिए, तभी वो बिजनेस बिजीनेस होने के साथ साथ वो बिजनेस कहलाएगा। केस नंबर 2 में मैंने बताया कि जैसे टीचर हैं, तो वो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग करना। तो मैं बिजनेस कर रहा हूं। पापा आपके कहीं ना कहीं जॉब करने जाते हैं, या मान के चलिए आपके पापा भी बिजनेस करते हैं, तो जाते हैं बाहर। आपके पापा की मान लो कोई शॉप है जिसके अंदर वो चीज कुछ बेचकर कुछ अर्न करके आते हैं, तो वो भी इसका मतलब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। यानी बिजी होना अर्निंग प्रॉफिट के साथ ही बिजनेस कहलाता है। फिर मैंने आपको सिस्टमैटिकली इस बात को समझा दिया कि बिजनेस डिराइव्ड हुआ है वर्ड बिजी से। बिजनेस रेफर्स टू कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन हो, बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो इसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, एक्टिविटी, रेगुलरली और अर्निंग प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपके घर में फादर ने क्या देखा कि आपके घर का जो फर्नीचर है वो पुराना हो गया, उसको बेच दिया उन्होंने। 5,000 का खरीदा था, 6,000 रुपए में बेच दिया, 1,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो क्या बोलोगे कि उन्होंने बिजनेस कर लिया? आंसर है नहीं। हालांकि प्रॉफिट कमाया है, एक्टिविटी भी हुई है, ठीक है, बिजी भी हुए हैं इस एक्टिविटी में, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेगुलरली नहीं हो रहा। तो यानी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में अर्निंग प्रॉफिट होने के साथ साथ, एक्टिविटी होने के साथ साथ, बिजी होने के साथ साथ रेगुलरली भी होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको मना किया था ये कि ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन यही अगर पापा का शोरूम है और वहां पर वो शोरूम है, दुकान है, वहां पर रेगुलरली बेसिस के ऊपर डे 1 में भी फर्नीचर बेच रहे हैं, डे 2 में भी बेच रहे हैं, डे 3 में भी बेच रहे हैं, तो फिर वो बिजनेस कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी में भी कर रहे हैं, है ना। तो फिर वो बिजनेस हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि इसके अंदर देखो, जो बिजनेस एक्टिविटी है हमारी, उसके कई सारे फीचर्स हैं, और वो फीचर के नाम ही मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं कि उसमें देखो, परचेज होना चाहिए गुड्स का, सेल होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, सप्लाई, सर्विसेज की सप्लाई होना, ये एक्टिविटी कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव होता है ना, वो एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हो। जैसे फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटी जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि उसके पीछे हमारा क्या मोटिव है? प्रॉफिट अर्न करना। एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मम्मी ने घर में खाना बना दिया, है ना, लव अफेक्शन जिसके ऊपर अफेक्टेड होता है, तो मम्मी का लव है आपसे, तभी तो आपको लिए खाना बना रही है, आपसे पैसे थोड़ा लेती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने किसी ओल्ड एज पर्सन को अगर रोड क्रॉस करवा दी, तो रोड क्रॉस करवाने के बाद आप सिंपैथी से रोड क्रॉस करवा देते हो कि वो कर नहीं सकता, तो आप उससे पैसे थोड़ा ना मांगते हो, तो फिर वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बनेगी। अब देखिए बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फिर आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 होती है, बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जब बिजनेस के बारे में आपको बताना चालू किया, तो बिजनेस का मीनिंग तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब मैंने आपको ये बात बताया कि अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक को अपन देख लेते हैं। तो मैंने आपसे 2 कैरेक्टरिस्टिक तो आपको डिफाइन कर ली थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये आपको पता ही है कि फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। फिर मैंने आपको प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताया कि बिजनेस के अंदर आप 2 बातें होती हैं, एक होता है कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक होता है कि हम खुद कहीं से खरीद के फिर बेचते हैं। आज लकड़ी है, मैं लेकर आया, और लकड़ी लाने के बाद उससे फर्नीचर तैयार किया, और फिर मैंने वो फर्नीचर को बेचा, तो वो क्या कहलाया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं किसी से फर्नीचर खरीद के आता हूं 5,000 का और बेच देता हूं 6,000 रुपए में, सस्ता खरीद के आया, महंगा बेच दिया आगे, तो एक्वायर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अगर हम कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कहीं से खरीद के आते हैं एक जने से, और दूसरे जने को जाके बेच देते हैं, तो वो भी हमारा बिजनेस कहलाता है। लेकिन बिजनेस के इसका मतलब
दो बातें हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्वायरिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो एक्वायरिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर होता है इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी कहते हैं बेसिकली, अब आगे जाके पढ़ोगे। तो बिजनेस में तो आपने ये बात समझ ली कि मैन्युफैक्चर होता है और ट्रेडिंग होता है। एक होता है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि हम वो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी होती है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, तो मम्मी ने पूछा कि टीचर से क्या पढ़ के आया है, तो मम्मी मैं है ना टीचर से ना ये मग्गा भर के चैप्टर पढ़ के आया हूँ, ऐसा थोड़ा ना बोलोगे, एक मग चैप्टर पढ़ के आया हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो चीज़ दिखती नहीं है। आपने पढ़ा है, सर्विसेज मैंने दी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो सर्विसेज यूजुअली दिखाई नहीं देती, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी होती है, आप उसकी अवेल करते हो। एग्जाम्पल मैंने ओला उबर ऐप का भी दिया था, कैब करते हैं अपन, उनकी ओला उबर कैब को यूज करते हैं, राइड लेते हैं, ऐसा तो नहीं उनकी कार को घर पे ले आते हैं, नहीं लाते ना, तो राइड करके आते हैं और उसके पैसे दे देते हैं। तो पैसे देकर क्यों आते हैं, क्योंकि हमने उनकी कार को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूज किया और वो उन्होंने हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, उसी चीज के पैसे, लेकिन वो दिखाई नहीं देती वो सर्विसेज। फिर मैंने आपको एक बात बताया था कि गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके कंज्यूमेबल गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स में भी आगे दो कैटेगरी आती हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिसको आपने एक बार यूज किया और खत्म, ठीक है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो आप बार बार यूज कर सकते हो। जैसे आपका घर में आपका पड़ा हुआ टीवी है, अब ऐसा तो नहीं है एक दिन यूज करोगे दूसरे दिन नहीं करोगे, है ना। कपड़े हैं वो नॉन ड्यूरेबल है, एक दिन पहनोगे फिर दूसरे दिन भी पहनोगे, ठीक है। तो यानी एक आप धुले हुए कपड़े तो वापस पहनते हैं ना, वापस अपन उसी को बार बार यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं किसी कपड़े को एक बार पहना फिर नाले में फेंक आए, तो वो नॉन ड्यूरेबल है। और ड्यूरेबल क्या होता है, जिस चीज को हमने खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे घी तेल चावल चीनी, एक बार खा लिया बार बार थोड़ा ना खा सकते उसको, एक बार खा लिया यूज कंज्यूम कर लिया खत्म, वो फिर और लेकर आओगे फिर और लेकर आओगे, ऐसे ही होता है ना। एक ही चीज को खाने के बाद उसको वापस थोड़ा ना खा सकते हैं, खाओगे तो एक ही बारी, तो फिर वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। फिर एक होते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के अंदर मैंने बताया ऐसे गुड्स जो आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो मैंने आपको दो फीचर्स पढ़ाए। अब देखो तीसरे फीचर का नाम है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो अब आप इसकी हेडिंग डालो थर्ड नंबर की, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब देखो आप इसके अंदर लिखो, अब मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि बिजनेस में, या आपका बिजनेस है, बिजनेस का मतलब आप समझ चुके हो, बिजनेस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफर और एक होता है एक्सचेंज, ठीक है। ट्रांसफर और एक्सचेंज किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास मान के चलो एक पेन है, पेन मैंने बेचा, सेल कर दिया किसी भी पर्सन को, और उसके बदले में उससे क्या ले लिया, कैश ले लिया, पैसा ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर, कि मैंने अपने पेन को ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बेच दिया। एक होता है कि मेरे पास पेन है और इसके पास पेंसिल है, मैंने पेंसिल ले ली और उसको पेन दे दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक के बदले में दूसरी चीज लेने को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो देखो आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी इंक्लूड है, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है एक्सचेंज। एक तीसरी टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल कंजम्पशन। अब इंटरनल कंजम्पशन क्या चीज होती है वो समझो, ठीक है। पहले लिख लो इसके बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूं। इंटरनल कंजम्पशन के बारे में लिखो, if goods are produced, not for the purpose of, sale, but for
इंटरनल कंजम्पशन, but for internal consumption it cannot be called, it cannot be called as business activity। ठीक है, तो देखो बच्चों, वो कहते हैं ना, वन पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, तो बस वही बात है। अब इस पिक्चर से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंटरनल कंजम्पशन का मतलब क्या है। ये देखो, मैंने आपको बात बताई है कि अगर कोई भी ऐसा चीज का प्रोडक्शन आप करने जा रहे हो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने जा रहे हो जो खुद के कंजम्पशन के लिए है, जो नॉट फॉर सेल पर्पस है, नॉट फॉर सेल है और खुद के यूज के लिए है, वो कभी भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाती। लिखा है मैंने, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर द इंटरनल कंजम्पशन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, उसको कभी भी हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ठीक है, कि मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं, खुद के कंजम्पशन के लिए बना रही है ना, बाहर बेचने के लिए थोड़ा ना कमा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट तो क्या काम करता है, बाहर बेचने के लिए ही जो है प्रोडक्शन होता है वहां, तो वो तो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी ना। अब देखो सुनो, अब इसके अंदर देखो क्या चीज है, अब आप लिख लो, देखो इस बात को जो कि मैंने आपको बात समझाई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस पिक्चर से इस बात को समझ सकते हो। कुकिंग कुकिंग फूड का अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं, देखो कुकिंग फूड का, कुकिंग फूड, अब कुकिंग फूड देखो, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये है रेस्टोरेंट, ये क्या है, ये तो है रेस्टोरेंट, यहां लिख लो। अगर कुकिंग फूड किसके अंदर होगा, रेस्टोरेंट के अंदर होगा, तो वो उसका मोटिव क्या होगा, सेलिंग इट टू अदर्स, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि वो क्यों बनाया जा रहा है, दूसरों को बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर आप एक्टिविटी मम्मी कर रही हैं एट होम फॉर फैमिली, फैमिली के लिए मम्मी खाना बना रही है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी ना है, नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है जी, तो समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से कि इंटरनल कंजम्पशन का क्या मतलब है। इंटरनल कंजम्पशन, अगर आपके पास वर्डिंग आ जाती है, किसी भी तरीके का एमसीक्यू आ जाता है, तो आप इजीली लिख पाएंगे कि हाँ, इंटरनल कंजम्पशन जो है वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्या ट्रांसफर बिजनेस एक्टिविटी है, आंसर है हाँ। क्या एक्सचेंज बिजनेस एक्टिविटी है, आंसर है हाँ। तो ये सारी अपनी बिजनेस एक्टिविटी है। तो सफलतापूर्वक अपन ने 3 फीचर्स को तो पूरा कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। तो देखो, यहां तक मैंने 3 फीचर्स को पूरा कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा हो गया, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, सेल और एक्सचेंज। अब आ रहा है 4th नंबर का, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो अब आप हेडिंग डालो यहाँ पर, तीसरे नंबर का, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, ये 3rd नहीं 4th नंबर है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, चलो इसके बारे में पहले लिखना चालू करते हैं, फिर बताता हूं। अब देखो, इसमें 2 बातें आती हैं। तो इसमें कैसे 2 बातें आ रही हैं, अब आप इसको ऐसे लिखो, देखो, डीलिंग और परचेज ऑफ, ऐसे लिखो आप, डीलिंग और परचेज ऑफ गुड्स। अगर डीलिंग करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स की, मैंने बताया था ना कि रेगुलर होना जरूरी है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब क्या होगा। तो देखो, 2 ही बातें आ गई ना, रेगुलर बेसिस। अगर हमने रेगुलर बेसिस पे किया, रोज कर रहे हैं अपन, और एक होता है वन सिंगल ट्रांजेक्शन, कभी कभार अपन ने बेच दिया, हमने ऐसे अपनी घर का फर्नीचर बेच दिया, वन सिंगल ट्रांजेक्शन। तो क्या वो जो वन सिंगल ट्रांजेक्शन होगा, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, आंसर है नहीं। लेकिन अगर वो रेगुलर होगी तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, आंसर है हाँ। ठीक है, तो लिख लो, वन सिंगल ट्रांजेक्शन
और रेगुलर, ये देखो रेगुलर बेसिस है तो ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई। ठीक है, नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। एक बार एक सिंगल ट्रांजेक्शन है तो नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, देखो बच्चों वही बात आ गई, वन पिक्चर से 1000 वर्ड्स। अब रेगुलर बेसिस की मैं बात करूं तो देखो जैसे कार शोरूम है, ठीक है, ये है कार शोरूम फॉर एग्जांपल। अब ये कार शोरूम है, अब इस कार के शोरूम में रेगुलर बेसिस के ऊपर कार सेल होंगी, है ना। कार सोल्ड इन कार शोरूम ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप कार शोरूम के ऊपर कार बेच रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो मुद्दे की बात कहां आई कि रेगुलर बेसिस होना जरूरी है। ठीक है, तो और यहां पर क्या बात बोली, सेलिंग अ पर्सनल कार, एग्जांपल है सेलिंग अ पर्सनल कार, सेलिंग अ पर्सनल कार even at a profit, not a business activity, not a business activity, because it is not regular, not regular activity। तो रेगुलर एक्टिविटी होना जरूरी है ना। तो अगर आप अपनी पर्सनल कार बेच रहे हो तो वो रेगुलर एक्टिविटी कैसे होगी, है ना। तो यहां पर तो अपन क्या काम कर रहे हैं, शोरूम पर बेच रहे हो रेगुलर बेसिस पर। तो मैं अपन ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था रेगुलर बेसिस पर बेच रहे हैं, यही इसके फीचर्स भी हो गए। और यहां पर नॉट रेगुलर, अगर हम अपनी पर्सनल कार बेच रहे हो लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर नहीं है, इसलिए वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ चुकी है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे 4 पॉइंट तक देखो, 4 फीचर्स तक हमारे पूरे हो चुके हैं, है ना। ये देखो 4 फीचर हमारे पूरे हो गए, ये देखो ये वाला भी फीचर पूरा हुआ। अब आ रहा है नेक्स्ट फीचर हमारा प्रॉफिट अर्निंग। कौन सा आ रहा है, प्रॉफिट अर्निंग। अब आप आ जाओ प्रॉफिट अर्निंग के बारे में लिखते हैं। तो यहां लिखना चालू करो, 5th नंबर का पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, लिखें, लिखें यहां पर प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस। लिखें यहां पर प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन पर्पस, मेन पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस, a business cannot survive, a business cannot survive for a long without profit। ठीक है ना। अब देखो, ये बात तो आप सभी को पता है कि बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, आओ इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं। लिखो यहां पर, लिखो बिजनेस मेक्स एफर्ट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, बिजनेस मेक्स एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। बिजनेस को क्या कोशिश करता है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। दो तरीके से करता है। पहला तरीका, बिजनेस का पहला तरीका क्या होता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, पहला होता है हमारा इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। और दूसरा, रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसको अलग कलर से लिख लो,
दूसरा क्या तरीका होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने का तरीका होता है, रिड्यूस कॉस्ट। तो देख पा रहे हो बच्चों, पिक्चर सामने लगा दी है कि दो ही तरीके होते हैं, या तो आपकी जो कॉस्ट आपकी चल रही है, जो भी आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लग रही है, आप उसको या तो कम कर दो, अगर खर्चा ही कम आएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, घर के खर्चे हैं उसको कम कर दो तो अपने आप ही पापा को इनकम ज़्यादा लगने लगेगी। और या फिर बिजनेस क्या काम करता है, अपनी सेल्स बढ़ा दो, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेंगे तब भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली बिजनेस का एम क्या है कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बिना प्रॉफिट बढ़े जो है आप बिजनेस आपका ग्रो नहीं करेगा और बिजनेस का जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के आया, मैं पेन खरीद के आया 10 रुपए का, अगर ये 10 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा तभी तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा। 10 रुपए का पेन अगर 8 रुपए में बेचूंगा तो मेरा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मेरे को अपने बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा, तो लॉस हो जाएगा ना मुझे। तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट कमाना जरूरी है। अब देखो, अब हम देखो कितने सारे फीचर्स कर चुके हैं इसके, ये सारे फीचर कर लिए। अब देखो, अब हमारा फीचर कौन सा बचा इसके अंदर, लास्ट। अब देखो लास्ट फीचर हमारा बचा है इसके अंदर, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बचा है देखो इसके अंदर, ठीक है ना। लिखो 6th नंबर का पॉइंट, अनसर्टेनिटी। पहले लिख लो फिर समझाता हूं अनसर्टेनिटी के बारे में। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स रेफर्स टू, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स refers to lack of knowledge, lack of knowledge relating to amount of money that business is going to earn. It is not certain, it is not certain as to what amount of profit, what amount of profit will be earned, will be earned in spite of best efforts, in spite of best efforts, but into the business there is always possibility of loss, there is always possibility of loss। अब देखो क्या चीज कही गई है इसके अंदर, इसके अंदर बोला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बेसिकली क्या चीज है, हमेशा अनसर्टेनिटी क्यों बनी रहती है, अनसर्टेनिटी मतलब होता है पता नहीं क्या होगा, प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या बताया, लैक ऑफ नॉलेज। लैक मतलब कमी होना, किस बात की, नॉलेज की कमी होना, कि बिजनेस के अंदर हमें अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न होगी कि नहीं होगी इस बात की नॉलेज ही नहीं है, उसको हम क्या बात बोलते हैं, अनसर्टेनिटी होना, ठीक है। ये हमेशा बिजनेस, देखो बिजनेस को एक बात बोलेगी है, बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हम बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं अपने, ठीक है, बिजनेस के अंदर, लेकिन हमेशा पॉसिबिलिटी किसकी बनी रहती है, लॉस की भी बनी रहती है प्रॉफिट के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी है लॉसेस की भी। तो देखो ये हमने लगा दी इसके ऊपर पिक। देखो हमेशा बिजनेस के अंदर, जैसे इस पर्सन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि हमेशा बिजनेस के अंदर इस बात की अनसर्टेनिटी है। 3 तरीके के क्वेश्चन मार्क हैं, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या प्रॉफिट लॉस दोनों होगा।
इस बात की अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, है ना। तो आपका बेस्ट एफर्ट्स होने के बावजूद भी कई बार बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं। अब देखो, अब बच्चे कहते हैं सर वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये सारे फीचर्स हमें याद कैसे रहेंगे? वो सारी बातें तो सही हैं जो आप बता रहे हो, लेकिन फीचर्स सारे याद कैसे रहेंगे हमें? तो ये 6 के 6 फीचर याद करने के लिए देखो, मैंने आपको एक एक मेमोरी टेक्निक बताता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। बेसिकली देखो क्या चीज़ होती है, हर बिजनेस क्या चीज़ सोचता है? हर बिजनेस ये सोचता है कि मुझे क्या होना चाहिए, सीक्रेट कोड दे रहा हूँ देखो, मेमोरी टेक्निक इसको याद करने का। हर बिजनेस ये सोचता है कि मुझे क्या होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपर सुपर प्रॉफिट, मतलब अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब आप देखो, एस से क्या याद करोगे? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने देखो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, ये देखिए, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये रहा, ये रहा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड नंबर का पॉइंट। फिर सुपर के यू से क्या हो जाएगा अपना? अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, जो अपन ने भी लास्ट वाला पढ़ा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिर पी से क्या पढ़ोगे आप? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे बता देता हूँ कहाँ पढ़ा था अपन ने, ये देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यहाँ पढ़ा था आपने, ये देखो, ये रहा प्रोडक्शन और एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर इसके बाद देखो हमने क्या चीज़ पढ़ी है, इसके आगे की बात करूँ तो ई फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पहला वाला था आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आर फॉर रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी बात आपको पता है। और पी से प्रॉफिट अर्न हमारा मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। देखो ये वाला अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पर, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, ये होना चाहिए, पी फॉर प्रॉफिट अर्निंग अर्निंग मोटिव। तो यानी हमारा इसका सीक्रेट कोड मेमोरी टेक्निक क्या बन गई फीचर्स को ऐड करने के लिए? हर बिजनेस क्या चाहेगा कि मेरा सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से सारे फीचर्स अपन को याद हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें मेरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो मैंने अब तक आपको सारे फीचर्स बिजनेस के बताए। तो चलो बच्चों, अब देखो जैसे अपन ने क्या बात पढ़ी थी कि अपन ने यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई अपनी कि भाई फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस के बारे में अपन ने पूरा बात पढ़ ली। मैंने आपको एक बात बताया था, देखो शुरू शुरू के अंदर, देखो यहाँ पर जब अपन पढ़ रहे थे तो यहाँ देखो अपन ने पढ़ा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो अब अपन क्या बात पढ़ने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बिजनेस के बारे में मैंने आपको बात बता दिया कि क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट नहीं, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन के अंदर पहले आप लिखो इसके बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिखें, प्रोफेशन इंक्लूड, प्रोफेशन इंक्लूड those activities, profession includes those activities which which require special knowledge, special knowledge and skills, special knowledge and skills to be applied, to be applied by individual in their occupation to earn fees, by individual, applied by individual in their occupation to earn fee।
अर्न फीस। अब देखो, लिख लो पहले, पीपल एंगेज इन द प्रोफेशंस, पीपल एंगेज्ड इन प्रोफेशन are known as professionals। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखो सुनो, मैं आपको बात समझाता हूँ प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस में और प्रोफेशन में क्या फर्क होता है। देखो, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोफेशनल पीपल, वहां पर आपको मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी की, स्पेशल नॉलेज की, स्किल की जरूरत पड़ती है। किसी को एग्जाम को पास करने के बाद ही, किसी एग्जाम को पास करने के बाद ही आप प्रोफेशन बन सकते हो। ठीक है, आपने कभी सुना है कि डॉक्टर ने एग्जाम पास किया, अपनी डिग्री ली, और वो डिग्री किसी और को दे दियो तो वो डॉक्टर बन गया हो? ऐसा नहीं होता ना। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको कोई एग्जाम पास करना पड़ता है। एक मूवी भी आई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसकी एक मूवी का क्लिपिंग था जिसके अंदर मुन्ना भाई बोलता है डॉक्टर को कि ये डॉक्टरी का एग्जाम पास करने के लिए, मतलब डॉक्टर की प्रोफेशन लेने के लिए कोई एग्जाम पास करना पड़ता है क्या, है ना। तो वो मैं उसकी भी आपको एक पिक भी डाल दूंगा यहाँ पर, अगर आपको मूवी याद हो तो। उसके अंदर वो पूछता है, वो चीटिंग करके वो डॉक्टर बन जाता है ना, क्योंकि बिना एग्जाम पास किए पता है उसको वो डॉक्टर बन नहीं सकता, इसलिए उसको एग्जाम पास करना पड़ा। और एग्जाम पास करने के लिए उसको पढ़ाई आती नहीं थी तो उसने चीटिंग की, इसी के ऊपर मूवी बनी थी, है ना। तो अल्टीमेटली अपन को इन बातों से क्या बात पता लगती है कि हमको कोई भी प्रोफेशनल पर्सन बनना है तो उसके लिए हमें एग्जाम पास करना पड़ेगा। एक मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी स्किल होती है, प्रोफेशन उसी को पर्सन को बोलते हैं जो कि उसके अंदर टेक्निकल स्किल हो। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, बिजनेस करने के लिए कोई दुकानदार होता है, जो आप देखते हो ग्रोसरी आइटम्स बेचते हैं, जो दुकानदार बैठे होते हैं, तो उन्होंने क्या कोई डिग्री ले रखी होती है? आंसर है नहीं। आज आपको दुकानदार बनना है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, बन जाओ दुकानदार। आपको रेस्टोरेंट चलाना है, बन जाओ। अब आपको बताओ, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, उन्होंने कोई डिग्री ले रखी है क्या? कोई कोई ऐसा है क्या कि कोई उन्होंने कि होटल मैनेजमेंट कर रखा हो, लेकिन फिर भी खाना आपके लिए बना देती है? तो बिजनेस करने के लिए या इस तरीके का कोई फिजिकल वर्क करने के लिए आपको किसी तरीके की डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप बिजनेस से हटके प्रोफेशन कर रहे हो तो वहां डिग्री की जरूरत होती है। अब लॉयर है, लॉयर के लिए उसको क्या काम करना पड़ता है? उसको एडवोकेट बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्लैट का एग्जाम होता है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, लॉ के एग्जाम पास करने पड़ते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी तो आप बन पाएंगे प्रोफेशनल पीपल। यानी ये बात पक्की है कि कोई भी इंडिविजुअल के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज आ जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी वो अपना प्रोफेशन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। डॉक्टर बिना एग्जाम पास किए डॉक्टर नहीं बन सकता, एडवोकेट बिना लॉ का एग्जाम पास किए एडवोकेट नहीं बन सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना सीए का एग्जाम पास किए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसी के ऊपर अपन बात करेंगे आगे। अब मैं लगा देता हूं इसके ऊपर एक पिक, ताकि आपको सारी बात मेरी क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो देखो बच्चों, अब आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको देखो, मैंने हमेशा आपको पिक्चर लगा लगा के बातों को बात समझाने की कोशिश की। अब आप देख सकते हो डॉक्टर। अब डॉक्टर को एग्जाम पास करने के लिए कहां से डिग्री लेनी पड़ती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उनको अपना जो है लाइसेंस मिलता है, और वहीं से जब तक वो एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आज मैं सोचूं कि बिना एग्जाम दिए डॉक्टर बन जाऊं तो वो नहीं हो सकता। जब मुन्ना भाई नहीं बन पाया तो मैं कैसे बन जाऊंगा, है ना। तो आपको उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे फिर मुन्ना भाई ने चीटिंग करके एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम देने के बाद ही उसको उसका डॉक्टर का लाइसेंस मिला। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बिना एग्जाम पास किए आप प्रोफेशनल पर्सन नहीं बन सकते। अब आप लॉयर के अंदर देख लो, लॉयर को भी क्या काम करना पड़ता है। अगर एडवोकेट बनना है तो देखो, नीचे मैंने लोगो लगाया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल एक एसोसिएशन बनी हुई है जो कि लॉयर बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट देती है, आपको आपका जो है लाइसेंस नंबर देती है कि हाँ ये पर्सन हमारा जो है लॉयर है। बार काउंसिल के तहत एग्जाम कंडक्ट होता है और वो एग्जाम आपको पास करना होता है।
सिमिलर चीज अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी अगर आप कोई सोचे कि मैं कल को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आज सोच के बैठ गया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो ऐसा नहीं होता। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी आपको क्या काम करना पड़ता है, आईसीएआई का मैंने नीचे लोगो लगा रखा है, आईसीएआई सीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जाके आप सीए बन पाएंगे। लेकिन क्या बिजनेस करने के लिए इस तरीके का कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। तो प्रोफेशन के अंदर और बिजनेस के अंदर हमने बेसिकली यही एक्टिविटी देखी कि प्रोफेशन के अंदर बिना एग्जाम पास किए आप उस अपने प्रोफेशन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, देख रहे हो आप, एंड स्किल टू बी अप्लाइड। आप डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो पर्चा होता है, उस पर्चे की वैल्यू थोड़ी ना है, 500 रुपए ले लेता है आपसे, उसकी वैल्यू थोड़ी ना होती है, लेकिन उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो दवाई दी लिखी है उसने, उसकी नॉलेज के हिसाब से उसके पैसे होते हैं, है ना। डॉक्टर लॉयर जो होता है आपके लिए आपका केस लड़ता है, ठीक है, उसके पैसे होते हैं, जो अपनी नॉलेज से वो आपका केस जो है लड़ेगा, प्रोटेस्ट करेगा आपके लिए। सीए जो आपको टैक्स बचाने के लिए या आपके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको जो सजेशंस देता है, उसके पैसे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोफेशनल पर्सन को स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल होती है, वही अप्लाई करता है, ठीक है, अपनी ऑक्यूपेशन में क्या कमाने के लिए, फीस अर्न करने के लिए। याद रखना, प्रोफेशनल पर्सन कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाता, वो फीस अर्न करता है, ठीक है, सैलरी नहीं कमाता, ना प्रॉफिट कमाता है, वो क्या अर्न करता है, फीस अर्न करता है। तो मैं आपको प्रोफेशन जो कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन के कुछ फीचर्स लिखवाऊंगा अपनी अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।